हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का 3.2 एक्सरसाइज देखेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले क्वेश्चंस कर लिया था, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट अब देखेंगे हम। तो यहाँ पे दे रखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट विल बी 50 रुपीज। ठीक है। एंड देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे दे रखा था, हमें एज्यूम करना होता है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल विल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी y रुपीज। उसके हिसाब से हमें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के दो इक्वेशन बना के उसका ग्राफ बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो बनाते हैं। तो हम एज्यूम कर लेंगे सॉल्यूशन। देखो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज x and cost of 1 पेन बी रुपीज y। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या बोल रखा, 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन का कितना रेट है। तो केस फर्स्ट बना लेंगे, केस फर्स्ट फॉर 5 पेंसिल के लिए कितना रुपीज लग जाएगा। एक पेंसिल का हमारा x है, तो 5 पेंसिल के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5x हो जाएगा। ठीक है। एंड 7 पेन्स के लिए रुपीज कितना हो जाएगा, y, एक पेन का y है तो 7 पेन के लिए क्या होगा 7y। जितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 5 पेंसिल और 7 पेन का रेट कितना है 50 रुपीज। मतलब 5x प्लस 7y इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 रुपीज। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर है। अब केस 2 बना लेंगे, केस टू। ठीक है, केस 2 में क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन। तो देखो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7x। ठीक है, केस 2 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या आ जाएगा 7x प्लस, और इसका कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना लग रहा है टोटल 46 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट, आई बात समझ में आपको। तो ठीक है, तो एक पेंसिल का कितना था x का, 7 का कितना हो जाएगा 7x, और 1 पेन का कितना था y, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा 5 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन मतलब ग्राफ बना लेंगे। पहले तो पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ बना लेंगे। तो पहले पॉइंट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। देखो, तो पहले का हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जिससे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, और ये आ जाएगा x इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू ऐसी पुट करनी होगी जिससे जो न्यूमरेटर है मल्टीपल ऑफ 5 आए, जिससे क्या 5 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा डिविजिबल आ जाए। ये सब चीजें कैसे आएंगी स्टूडेंट, आपकी प्रैक्टिस से आ पाएंगी। ठीक है, तो देखो हम y की वैल्यू ऐसी कंसीडर करेंगे जिससे हमारा x हमारा जो आएगा पर्टिकुलर, जिससे ग्राफ में हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो जैसे देखो यहां पर हम बना लेंगे जैसे x y एंड x, y। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट x की वैल्यू कंसीडर करो, मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पहले y की वैल्यू देखो 8 यहां पर निकाल लेते हैं। y इक्वल टू पहले हम लेते हैं 5 लेते हैं, तो y की वैल्यू 5 पुट करो, तो x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 35 डिवाइड बाई 5। तो x इक्वल टू कितना है 15 बाई 5। x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया। तो देखो y की वैल्यू हमारी 5 पुट करने पर x कितना दे रहा है 3, तो ये आ गया 3,5 एक पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या पुट करें, y की वैल्यू अब क्या पुट करें, ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे क्या हो, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो अब क्या पुट कर सकते हैं y की वैल्यू, अगर 0 पुट करते हैं 0, तो क्या 50 डिवाइड बाई 5 हो सकता है। तो y की वैल्यू हमने 0 पुट किया, 0 पुट करके देखो, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो x इक्वल टू 50 माइनस 7 0 डिवाइड बाई 5। तो फाइनली x इक्वल टू 50
डिवाइड बाई 5, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो हमने यहाँ पे ये देखा y की वैल्यू 0 पुट करने को कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ये आ गया 10, 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट और क्या पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू 10 पुट करके देखो, y की वैल्यू 10 पुट करो स्टूडेंट, तो 10 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, -70 प्लस 50 मतलब -20 डिवाइड बाई 5, तो ये डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 50 - 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू 50 - 70 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया स्टूडेंट। तो y की वैल्यू हम कितना पुट किया, 10 पुट किया, तो ये x कितना है, -4, तो -4, 10 आ गया। तो ये एक पॉइंट तो आ गया हमारा स्टूडेंट, क्लियर है। अब दूसरे का पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एक ही बार पॉइंट निकाल के सारा कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, मतलब सारा ग्राफ बनाएंगे एक ही बार हम। तो सारे पहले पॉइंट फाइंड आउट कर लें। अब इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए भी बना लेंगे, देखो क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई एक निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। अब क्या यहाँ पे करेंगे, y की वैल्यू ऐसी कंसीडर करना है जो मल्टीपल ऑफ 7 आए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी मल्टीपल ऑफ 7 आएगा तभी वो डिविजिबल बाई 7 होगा, ठीक है। अदरवाइज वो डिवाइड, फ्रैक्शन में बनाने को बना सकते हैं आप, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा तो ग्राफ में एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे आप, ठीक है। वो भी सही होगा लेकिन आपको दिक्कत होगी ग्राफ बनाने में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका भी हम बना लेते हैं टेबल। तो तुम्हारा ये आ जाएगा x y एंड x, y। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू सॉल्व करें, पुट करेंगे, ये निकालेंगे। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पर हम y की वैल्यू अब पुट करते हैं, y की वैल्यू 5 पुट करो, ठीक है, 5 पुट करो तो क्या आ गया, x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, x इक्वल टू 46 माइनस 25 डिवाइड बाई 7। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 21 आएगा, 21 डिवाइड x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 5 पुट करने पर x कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 3 एक आ गया, 0.3, 5 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या पुट करें, अब हम क्या पुट करें, ऐसी वैल्यू पुट करो जो हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अगर मान लो यहाँ पर y की वैल्यू, ये अगर मान लो 10, 56, हाँ 56, y की वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं, -2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 46 माइनस 5 -2 डिवाइड बाई 7, x इक्वल टू कितना 46 और ये कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा डिवाइड बाई 7, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 बाई 7, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब 56 इज डिविजिबल बाई 7 8 टाइम में। तो आ गया आंसर, तो ये है 8 आपका। तो ये आ गया हमारे पास, y की वैल्यू -2 पर ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो -2 पर 8 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और एक और पॉइंट पुट कर लेते हैं, और कौन सा पुट करें, जो हमारा ये आ जाए। तो y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू 12 पुट करते हैं, देखो तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 7। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 46 और ये -60 आ जाएगा डिवाइड बाई 7। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, -14 मिलेगा बाई 7, ये कितना आ गया, -2 मिल गया। तो देखो y की वैल्यू 12 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है, तो x की वैल्यू -2 आ रही है एंड y की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो ये क्या आ गया, तो ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये आ गया -2 पर अपना 12 आ रहा है, -2 पर 12 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट, देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट ग्राफ बना लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सारे हमने पॉइंट निकाल लिए थे, अब सारे पॉइंट को x एंड y एक्सिस में प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहले हम ये बना लेते हैं इसका 3,5 3,5 कहां पर लाई करेगा आपका, 3,5 3 मतलब x एंड 5 मतलब y एक्सिस। तो 3,5 को बना लेंगे ग्राफ, पॉइंट ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ग्राफ में एग्जैक्ट बना पाएंगे 3,5, ये पॉइंट आएगा 3,5, ठीक है, ये आ गया।
पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये पॉइंट तो वैसे देखा जाए तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब यार देखो 10,0 10,0 कहाँ अप्लाई करेगा स्टूडेंट? हमारा एक्स एक्सिस पर अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये आएगा पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है -4,10 है, -4,10, ठीक है। -4,10 -4 मतलब एक्स एक्सिस पर अप्लाई करेगा और 10 क्या है? y एक्सिस पर। तो यहां से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट सही होना चाहिए लाइन, परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए सीधी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आएगा आपका, इस पॉइंट का नाम लिख देंगे -4,10, ठीक है स्टूडेंट। इसको हटा देते हैं हम। तो ये अब ये हमने पॉइंट बना लिया। अब सारे लाइन को ज्वाइन कर लो, ठीक है। सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। ये बन गया, फिर ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन बन गया, ठीक है स्टूडेंट। आई बात समझ में? इसका नाम लिख सकते हैं हम। नाम क्या होगा? 5x, ठीक है। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब दूसरा भी बना लेंगे, ये वाला पॉइंट बना लेंगे। तो 3,5 ये आएगा एक पॉइंट, ये तो आएगा ही आएगा 3,5, ठीक है। अब इसके लिए 8,-2 है, 8, x की वैल्यू 8 है एंड y की वैल्यू -2, तो 8 ये रहा और ये -2 ये रहा। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे हम स्टूडेंट। तो ये पॉइंट आएगा। ये कौन सा पॉइंट है? 8,-2 है, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, इसको हटा दिया, ठीक है। अब एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पर -2,12, -2 ये है, 12 ये है, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट, ये आ जाएगा स्टूडेंट पॉइंट। अब इसको हटा लेंगे हम, ठीक है। बेसिकली परपेंडिकुलर जहां पे दोनों मीट करेंगे वही हमारा पॉइंट होगा। तो ये क्या होगा? -2,12 हो जाएगा स्टूडेंट। तो सब लाइन ज्वाइन करो। तो सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है, जैसे इसको ज्वाइन करेंगे ये आ जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाओ स्टूडेंट, आगे बढ़ाएंगे तो ये जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये बन रहा है। तो ये दोनों लाइन किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे, ठीक है। ये हमारा इस लाइन की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो दोनों जो लाइन है किस पे मीट कर रहा है? 3,5 पर मीट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये क्या है? x है और ये y है। x हमने क्या माना था? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यही माना था। और y क्या माना था हमने? कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका? रुपीस कितना हो जाएगा? मतलब इसका 3 रुपीज हो जाएगा, ₹3। और कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा? ₹5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो हमारे पास पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना मिल रहा है? 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन कितना मिल रहा है? 5 रुपीज, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट? क्लियर है? तो आई थिंक अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out the whether the line representing the following pair of linear equation point, मतलब पॉइंट का मतलब दोनों लाइन आपस में इधर कर रही है, मतलब एक पॉइंट पर मीट कर रही है। इसका मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और तीसरा जो है ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। ये कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है स्टूडेंट, बिना ग्राफ के हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मतलब इन रेशियो के हेल्प से बताना है, ठीक है। तब हमें ग्राफ बताने की जरूरत नहीं है, बस A1 by A2, B1 by B2 के हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये लाइन आपस में एक पॉइंट पे मीट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई लाइन है, जैसे A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंडीशंस जो होती है जब व्हेन लाइन इंटरसेक्ट, मतलब सपोज करो ये लाइन कब इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन जो होगी A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। अगर ये कंडीशंस मीट कर रही है आपकी, ठीक है, ये कंडीशन मीट कर रही है तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल, मतलब एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। दूसरी बात, अगर मान लो हमारे पास
दूसरी कंडीशन, अब मान लो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये रेशियो आपस में देखो, ये दोनों आपस में तो इक्वल होगा, बट ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंड थर्ड केस आ जाता है स्टूडेंट, थर्ड केस, अगर मान लो स्टूडेंट एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या, सारे रेशियो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मतलब a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये क्या होता है, मतलब कोइंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन देख के ही बताना होता है। तो चलो देखो एक एग्जांपल कंसीडर करके देख लेते हैं कि इसके लिए कौन सा एग्जांपल का। तो अब यहाँ पे देखो सबके लिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। तो पहले केस के लिए हम कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे ले लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें देखो एक वैल्यू देखो, ये क्या है, a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, b2 है और c2 है। तो देखो a1 by a2, देखो a1 by a2 कितना आ रहा है हमारे पास, 2/3 आ रहा, 2/3, ठीक है। एंड b1 by b2 देखो स्टूडेंट, b1 by b2, b1 by b2 कितना आ रहा है हमारे पास, 3/-4 आ रहा, 3/-4 आ रहा कि नहीं आ रहा। a1 by a2 कितना आ रहा, 2/3 आ रहा, ठीक है। b1 by b2 कितना आ रहा, 3/-4 आ रहा। तो हमने यहाँ पे ये देखा, therefore a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये आपस में क्या हो रही है, लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये जो ग्राफ बनाओगे इसका, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये सिचुएशन कैसी आएगी, एक जगह मीट करेंगे। तो ये इस कंडीशन से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, तो लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या, मीट एट अ, मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या, मीट एट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीट एट अ सिंगल पॉइंट। इसका रीजन क्या लिख देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीट एट अ सिंगल पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही। इस कंडीशन से हमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, एक पॉइंट पे मीट करेगी। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, क्लियर है। अब दूसरे के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका लिए, ठीक है। देखो 2x प्लस 3y प्लस 6, इसी में चेंज करके देख लेते हैं। फिर लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस आपका आ जाएगा 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये क्या है, ये क्या काम कर रहा है, a1 का काम कर रहा, ये b1 का, ये c1 का, ये a2 का, b2 का और c2 का, ठीक है। तो देखो a1 by a2 निकालो, a1 by a2 कितना आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 2/4 मतलब 1/2 आया। b1 by b2 निकालो, b1 by b2, ठीक है, b1 by b2 कितना आया स्टूडेंट, 3/6 आ रहा, 3/6 मतलब 1/2 आ रहा। क्लियर है स्टूडेंट, ये भी सही है। c1 by c2 निकालो, c1 by c2 कितना आ जाएगा, 6/15। तो ये आपस में इक्वल हो नहीं सकता, ये 2/5 आ जाएगा। तो मतलब कंडीशन क्या होल्ड हो रही, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, therefore a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्योंकि देखो a1 by a2 1/2 आ रहा, b1 by b2 1/2 आ रहा था, कैसे, बट c1 by c2 इक्वल नहीं है। तो हमारा ये रिलेशन मेंटेन कर रहा है रेशियो का। तो हम कह सकते हैं therefore the given pair of linear equation are parallel to each other, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, therefore, ठीक है, therefore the given pair of linear equation in two variable parallel to each other, ठीक है, each other। और इसके अंदर सॉल्यूशन कितना होगा, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों मीट नहीं कर रही हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। आप ग्राफ बनाएंगे तो यही सिचुएशंस मिलेगी, दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी, ठीक है। या आप इस रिलेशन से बता सकते हैं डायरेक्ट कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है।
ठीक है। थर्ड केस देख लेते हैं स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। इस केस में ग्राफ नहीं बनाना आपको, बिना ग्राफ की हेल्प से हम बता सकते हैं कि क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट कर रही है या तुम्हारा मीट कर रही है एक सिंगल पॉइंट। तो देखो इसके लिए जैसे 3x प्लस 4 मतलब 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्या है, a1 है, b1 और ये क्या है, a2 है, ये b1 है, ये b2 है और ये c1 है और ये c2 है, ठीक है। निकालते हैं स्टूडेंट, a1 बाई a2 कितना आ रहा, 2/4 मतलब 1/2। b1 बाई b2 कितना आ रहा है स्टूडेंट, b1 बाई b2 ये आ रहा 3/6, 3/6 मतलब 1/2 आ रहा। c1 बाई c2 कितना आ रहा है स्टूडेंट, c1 बाई c2 मतलब 6/12 मतलब ये भी 1/2। तो तीनों रेशियो इक्वल है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। देयरफॉर इनकी हेल्प से हम कह सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इतनी बात समझ में आए, तो यह रिलेशन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ द गिवन pair of linear equation in two variable coincident to each other, और इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी यहां पे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन अगर पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं, मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज का ही है, आप हो सके तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है और c2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो देखो a1 बाई a2 निकालो, a1 बाई a2 क्या देगा, 5/7, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। b1 बाई b2 निकालो स्टूडेंट, b1 बाई b2 कितना देगा, -4/6। तो ये किसी भी कीमत पर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो हम फाइनली कर सकते हैं देयरफॉर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आएगा समझ में, ये लिख सकते हैं, ठीक है, आपस में इक्वल है। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, जब पहला ही कंडीशन आ गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम फाइनली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables meet at a single point, at a single point, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशंस, ये भी लिखा जा सकता है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में। और ओनली वन सॉल्यूशन है, लिख सकते हैं ब्रैकेट में हैविंग ओनली वन सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या, मीट एट सिंगल पॉइंट का मतलब क्या है, सिंगल, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, मतलब ये ऐसी सिचुएशंस बनेगी। तो बिना ग्राफ के भी आप स्टूडेंट चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का ग्राफ बनेगा, बस ये रेशियो कंपेयर करके। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो इसको कर लेंगे, खुद से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट। a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 बाई a2 देखो, a1 बाई a2 कितना आ रहा, 9/18 मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। b1 बाई b2 देखो स्टूडेंट कितना है, 3/6 मतलब ये भी 1/2 आ गया। c1 बाई c2 देखो स्टूडेंट 12/24 आ रहा है, तो मतलब हमने यहाँ पे ये देखा, ये भी 1/2 आ रहा है, तो हम फाइनली कह सकते हैं तीनों रेशियो आपस में इक्वल, a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ये तीनों रेशियो अगर इक्वल हो गया तो दोनों लाइन आपस में क्या करेगी स्टूडेंट, ओवरलैप कर रही है, ठीक है। मतलब लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कोइंसाइड ईच अदर, ठीक है।
तो लिख सकते हैं पूरा लिख लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे लिख लो, इक्वेशन कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसिडेंट टू ईच अदर, ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। और इसमें सॉल्यूशन कितना होगा, मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें, ठीक है, अगर सॉल्यूशन की बात किया है तो, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लो स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 by a2 देखो कितना आ रहा है 6/2, मतलब कितना आ जाएगा 3/1, ठीक है। अब यहाँ b1 by b2 देखो स्टूडेंट क्या आ रहा है, ये भी -3 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो क्या मिलेगा 3:1 में माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और c1 by c2 देखो स्टूडेंट, c1 by c2 10/9 आ रहा है, तो ये तो इक्वल होगा नहीं, ये दोनों इक्वल है, तो फाइनली हम कह सकते हैं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, c1 by c2 नहीं आ रहा। इतनी बात समझ में आ रही है, तो हम कह सकते हैं therefore the given pair of linear equation, the given pair of linear equation, ठीक है, parallel to each other, मतलब दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। आई बात समझिए स्टूडेंट, मतलब ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा कि हम रेशियो से भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, रेशियो को भी कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ग्राफ पैरेलल होगा, ठीक है, मीट करेगा या कोइंसिडेंट करेगा। इतनी बात समझ में आई, तो आई थिंक सब बच्चे कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोलता है, तो हम बता सकते हैं कि जिसमें सॉल्यूशंस होते हैं उसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसमें क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन होगा ही नो सॉल्यूशंस, ठीक है। आई बात समझिए, बोल देगा नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि दोनों मीट ही नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन होगा। तो कभी कभी ये बोल देता है कि इसकी जगह पर चेंज कर देगा, क्या बोलेगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट बोल देता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन, हैविंग सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है उसके पास, हैविंग सॉल्यूशंस, ठीक है, हैविंग सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसका मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब जिसके अंदर सॉल्यूशंस होगा उसको कंसिस्टेंट बोल देंगे और जिसके अंदर सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। इतनी बात समझ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि उसमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये वाला केस कौन सा होगा, ये वाला केस कौन सा होगा, देखो हैविंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस केस को क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोल देंगे कंसिस्टेंट है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अंदर भी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, तो ये भी केस कौन सा आएगा, कंसिस्टेंट के केस में आएगा, कंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये केस कौन सा आएगा, इनकंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आई थिंक आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ही बताना है स्टूडेंट, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया, तो ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।